हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और आज से हम लोग यूपी पीजीटी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी कंटेंट मिलेंगे वो यूपी पीजीटी के जो सिलेबस है उसी से संबंधित मिलेंगे। तो आप लोग ये सोचिए कि हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो है समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। इसको हम लोग पहला टॉपिक है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। बात समाजशास्त्र की आती है तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मेरी कम्पिटिटिव सीरीज़ है उसमें कंपटीशन बेस्ड जो भी टॉपिक हैं उनको भी मैंने एक एक करके बहुत ही डिटेल में इंक्लूड किया है। हालांकि उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट कंटेंट आप लोगों को सफिशिएंट वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो यूपी पीजीटी सीरीज़ है इसमें हम लोग उन्हीं कंटेंट को रखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये भी मैं बता दूं कि जो कम्पिटिटिव बुक्स हैं, जैसे कम्पिटिटिव बुक्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उनको देखा जाए, और मैंने ये भी कहा था कि उसमें मैं इग्नू के कंटेंट भी इंक्लूड करूँगी। तो इग्नू का जो कंटेंट है और कम्पिटिटिव बुक के कंटेंट है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम दोनों को एक साथ ऐसे कंपाइल करके और सोचें कि एक ही लेक्चर में हम दोनों को समझा देंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग इसके कम्पिटिटिव जो बेस्ड जो हमको मटेरियल दिख रहे हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, और इसी टॉपिक से संबंधित इग्नू के और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसको हम लोग सारे टॉपिक्स को एक, जैसे कि आज का है समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु, तो इसको हम लोग एक ही लेक्चर में और तीनों को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो हालांकि मैं जितना भी ब्रीफ हो सकता है मैं सारे को समेटने की कोशिश की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु, चूँकि ये कोई बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है तो एक लेक्चर इस पे और भी बनेगा जिसमें कि कुछ जो है एग्ज़ाम दृष्टि से जो हमारे इसके कंटेंट हैं ये रहेंगे, साथ ही इग्नू और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। बात अगर टीवी बॉटमोर की करें तो इन्होंने कहा है समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि समाजशास्त्र का अगर अस्तित्व की बात करें तो ये बहुत पहले से समाज में है, क्योंकि जब से मानव समाज में है, मानव का समाज बना है, लोग किस प्रकार से एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंध है, तो वहीं से समाजशास्त्र का अस्तित्व देखने को तो मिलता है। लेकिन जो मानव है उसने बहुत देरी से एक समाजशास्त्र को विषय के रूप में लाने में टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे अगर टीवी बॉटमोर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और ये एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। तो ये आप सभी को पता है कि 1838 के पहले समाजशास्त्र नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में थी ही नहीं। डॉन मार्टिनडेल का कथन है यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये जो कथन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, इसी के साथ एक और बात बता दूं कि आप लोग नोट्स की बात करते हैं तो ये जो आप लोगों को स्लाइड्स दिख रहे हैं ये अपने आप में एक नोट्स हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दूंगी। उससे ज़्यादा समझदारी ये है कि जब आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, और नेक्स्ट टाइम में आप लोग जब एक बार हम सुने रहते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि हाँ ये तो सुना हुआ था, और फिर आप लोग नेक्स्ट जब आप लोग सुनिए तो उसको पूरा अच्छे से एक नोट्स बनाते जाइए आप लोग। तो आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी कि आप लोग ईजिली उसको तैयार कर लेंगे। तो डॉन मार्टिनडेल ने कहा है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है, क्योंकि वो समाज में ही रहता है। ये इनका जो कथन है, इनकी पुस्तक है द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन और बन जाता है कि द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है। तो ये जो है ये डॉन मार्टिनडेल की है।
अब बात करते हैं यहाँ से समाजशास्त्र के उद्भव की। तो समाजशास्त्र का आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। तो ये एक ऐसा शास्त्र है जो कि मानव समाज का, मानव समाज के व्यवहारों का, मानव समाज के संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में उत्पन्न होता है और इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे, और इसी कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो समाजशास्त्र के पिता कौन हैं? ऑगस्ट कॉम्टे। किस वर्ष में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी? 1838 में। और ऑगस्ट कॉम्टे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। गिन्सबर्ग का कथन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। तो ये कथन आप लोग जरूर याद रखिएगा। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा की यदि बात करें तो ये आप सभी को पता है, हालांकि जस्ट एक क्विक रिवीजन हो रहा है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से पहला शब्द जो है वो सोशियस है। यही कारण है कि मैंने अपने चैनल का नाम भी ऑल अबाउट सोशियस रखा था। तो सोशियस है, और ये सोशियस जो है वो लैटिन भाषा से है, और दूसरा लोगस है जो कि ग्रीक भाषा से है। इसको हम याद करने का तरीका आप लोगों को बताए थे कि LG बहुत ही इजी है। LG की विभिन्न आप लोगों को देखेंगे घर में जो भी सामान होते हैं, LG का आपको फ्रिज दिखेगा, वॉशिंग मशीन दिखेगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो LG के इक्विपमेंट दिखेंगे आप लोगों को। तो LG से बस याद रखिए कि L जो है वो हमारा सोशियस लैटिन है, और जो लोगस है वो हमारा G ग्रीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ये कॉम्टे से बिल्कुल विपरीत में थे। जब ऑगस्ट कॉम्टे को हम लोग इग्नू सीरीज़ में पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग कॉम्पिटिटिव सीरीज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं, इग्नू सीरीज़ ज़रूर पढ़ा करिए आप लोगों को। उसमें बहुत ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो मैंने जब ऑगस्ट कॉम्टे को पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो बिल्कुल इनके विरोधी थे, और यही कारण है कि जब ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी नाम रखा था तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो दो भिन्न भाषाओं अर्थात ग्रीक और लैटिन दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र है इसका नाम क्या रख देना चाहिए? ईथोलॉजी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि समाजशास्त्र को ईथोलॉजी किसने कहा है। तो समाजशास्त्र को या सोशियोलॉजी को ईथोलॉजी का जो कहने का श्रेय जाता है वो जॉन स्टुअर्ट मिल को जाता है। इसी के साथ जब बात आ रही है अवैध संतान की, तो एक और विचारक हैं वीरस्टीड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वीरस्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र है वो दो भिन्न भाषाओं की दोगली संतान है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है। अवैध संतान आ गया तो जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएंगे, और अगर दोगली संतान है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग जस्ट ऐसे ही बस लिख दीजिए, दोगली संतान की बात करते हैं तो ये वीरस्टीड करते हैं। अब समाजशास्त्र की परिभाषा आखिर में किस प्रकार से दी जाए? समाजशास्त्र को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से समझा, तो आखिर में समाजशास्त्र की परिभाषा बनाई कैसे जाए? तो इसके लिए भी प्रमुखतः जो है वो चार भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। कुछ विचारक जो हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है, तो कुछ विचारकों ने इसको सपोर्ट किया है। वहीं पे कुछ विचारकों की राय है कि समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है, और कुछ विचारकों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में है।
अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन लोगों को जस्ट इसी के उसमें डेफिनेशन में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जैसे समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, तो सिर्फ समाज के अध्ययन के रूप में कुछ विचारक हैं, जिसमें से 4 विचारकों की बात मैं करती हूँ। तो जैसे वार्ड हैं, इन्होंने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। आप लोग पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं कि कथन कहाँ से आते हैं या किताबें कहाँ से पूछी जाती हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कुछ विश्वसनीय किताबें जो होती हैं आप लोग उन्हें पढ़िए, उनमें विभिन्न विचारकों के कथन दिए गए हैं। प्लस साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी सीरीज़ मिल जाएगी, बुक्स मिलेगी आप लोगों को कि जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसको कभी नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज़ लीजिए। आप लोग MCQ बेस्ड ही बुक लीजिए, लेकिन उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि ये आंसर अगर करेक्ट है तो क्यों है। तो इससे आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर सिर्फ आप लोग MCQ बेस्ड विदाउट एक्सप्लेनेशन बुक लेंगे तो आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से आप लोगों को जो आंसर हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होंगे और कंफ्यूज करेंगे। वार्ड्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो यहाँ पे सिर्फ समाज का विज्ञान जो है वो की टर्म हो जाता है। गिडिंग्स ने कहा है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो यहाँ पे समाजशास्त्र जो है उस समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का अगर साइंटिफिक स्टडी हम करें तो ये गिडिंग्स का विचार है। ओडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वार्ड्स और ओडम ने जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। इन्होंने कहा है समाज का विज्ञान है, और इन्होंने कहा वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। जी डंकन मिचेल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। तो यहाँ पे आप लोगों को की टर्म मिल जाता है, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र। किसने कहा है? तो ये जी डंकन मिचेल ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं विचारकों की। सबसे पहली परिभाषा इम्पॉर्टेंट विचारक हैं मैकाइवर एवं पेस। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो समाजशास्त्र की बात ही ये करते हैं कि ये सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संबंध का जो नेटवर्क हमको दिखता है इसी को हम समाज कहते हैं। तो समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्यूबर का कथन है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन, मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन, जस्ट की टर्म है, आप लोग क्यूबर लिखिए, आगे लिखिए मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये परिभाषा आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। मैक्स वेबर का कथन है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन है। आप लोगों को पता है कि टालकट पार्सन्स का हम लोग इग्नू सीरीज़ में कर रहे हैं, और वहाँ पे मैंने बताया था कि टालकट पार्सन्स जो थे वो मैक्स वेबर से काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने भी क्रियाओं की बात की है, एक्शन की बात की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैक्स वेबर जो हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन है। वान वीस का कथन है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। तो वान वीस ने सीधे सामाजिक संबंध के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि एकमात्र जो वास्तविक आधार है अर्थात समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंध ही है। आर्नल्ड एम रोज कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो आर्नल्ड एम रोज का जो कथन है इसमें की टर्म आप लोगों को मानव संबंधों का विज्ञान है, ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, आखिर में समूहों के अध्ययन के बारे में विचारकों ने क्या कहा है। तो नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये आप लोगों को की टर्म मिलेगा, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है।
इनका की टर्म जो है वो सामाजिक समूह ही आ जाता है। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था होती है। समूह कैसे बनेगा? लोगों से, ग्रुप से समूह बनता है। जब कई लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, कुछ अंतःक्रिया करते हैं तो समूह बनता है। तो सामाजिक समूह जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था होती है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, तो इनमें कुछ विचारकों ने कहा है, गिलीन एवं गिलीन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। तो गिलीन एवं गिलीन ये दो लोग हैं, दो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये की टर्म्स यहाँ से उठा सकते हैं कि संपर्क में आने वाले फलस्वरूप होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग का कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो ये आप लोगों को चारों टर्म्स, जस्ट मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, दशाओं और परिणामों, बस इतना रखिए याद आप लोग। तो ये मॉरिस गिन्सबर्ग से संबंधित हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये अंतःसंबंधों के स्वरूपों की बात करते हैं, फॉर्म्स की बात करते हैं। मैक्स वेबर का कथन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैक्स वेबर ने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया अर्थात सोशल एक्शन का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिर से एक बार सोशल एक्शन जो है वो यहाँ पे की टर्म्स में विश्लेषणात्मक बोध की बात हो रही है, ये इनका की टर्म्स हो जाता है। सोरोकिन का कथन है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतःसंबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो यहाँ पे आप लोगों को की टर्म्स मिल सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं भी आप लोगों को याद रहा तो ये स्वरूप इनसे कोरिलेट हो जाएगा। अब समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात यदि कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो क्षेत्र में बढ़ जाता है समाजशास्त्र। कुछ लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र को एक हम सामान्य रूप में मानेंगे तो ये समन्वयात्मक संप्रदाय होता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का ये अर्थ होता है कि हम सिर्फ समाज के किसी विशिष्ट पहलू का अध्ययन करेंगे, नहीं ना कि समाज के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। लेकिन वहीं पे समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है कि समाज में जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है और हम समाजशास्त्र में उसका अध्ययन करेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अगर फाउंडर की बात करें तो ये जॉर्ज सिमेल हैं। कुछ भी और भी विचारक हैं, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टॉनिस, बोगलराज, पार्क एवं बर्गेस। तो ये आप लोग याद रखिएगा। समन्वयात्मक संप्रदाय में सिर्फ चार विचारकों को मुख्यतः रखा जाता है। सोरोकिन जो कि इसके प्रवर्तक हैं, और दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा STHG, यहाँ पे SDHG अगर सिर्फ आप लोगों को याद रहा तो बाकी जो विचारक हैं वो दूसरे साइड में चले जाते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय में कुछ मुख्य विचारक हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जॉर्ज सिमेल के विचार देख लेते हैं। यहाँ पे जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि जो यहाँ पे मैं एक मिनट एक समझा देती हूँ। जॉर्ज सिमेल का कहना ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये 3 जार ले लेते हैं, जस्ट मैं ऐसे ड्रा कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये 3 जार हैं, A, B और C। ये ऐसा करते हैं कि इस जार में मान लेते हैं कि पानी है, इस जार में मान लेते हैं कि दूध है, और इस जार में मान लेते हैं कि शराब है। ये जॉर्ज सिमेल के द्वारा दिया गया एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा है कि जो अंदर पानी, दूध और शराब है ये हमारी अंतर वस्तु है, ये इसको अंतर वस्तु कहते हैं। ये जो होता है ये अंतर वस्तु होता है। वहीं पे जो ये हमें बाहर से जार जो एक ही शेप में ABC के फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा इसका
स्वरूप है। इन्होंने कहा कि क्या हम जो जार में पानी है या दूध है या शराब है, तो क्या पानी की क्वालिटी इस जार के शेप के अनुसार बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, पानी की अपनी क्वालिटी है। वैसे ही दूसरे जार में दूध की अपनी क्वालिटी है और शराब की अपनी क्वालिटी है, अर्थात अंदर की जो अंतर वस्तु है उसका अपना अस्तित्व है और जो ऊपर का स्वरूप हमें दिख रहा है इसका अपना एक अस्तित्व है। क्या पानी की वजह से जार का स्वरूप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ना कि दूध की वजह से बदलेगा और ना ही शराब की वजह से। तो इसका जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है उसमें परिवर्तन अंदर की वजह से नहीं होता है और अंदर का जो कंटेंट है उसकी वजह से बाहर का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमें जो ये बाहर से स्वरूप जो दिख रहा है इसका, हमें सिर्फ इसका अध्ययन करना है, ना कि इसके अंदर अंतर वस्तु क्या है या कंटेंट क्या है, हमें उसका अध्ययन नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि इन्होंने जार सीमेल ने कहा है कि हमें जो इसकी स्वरूप है उसका अध्ययन करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जार सीमेल का समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो इन्होंने कहा जो मानवीय अंतः संबंध है हम सिर्फ उसके अध्ययन जो स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे, ना कि वो किस प्रकार से एक दूसरे में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं या क्या है, उसको हम लोग अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे वीरकांत के विचार देख लेते हैं। तो वीरकांत का ये कथन है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। तो ये मानसिक संबंधों की बात वीरकांत कहते हैं। वानवीज जो हैं, वानवीज ने कहा है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मानसिक संबंधों की बात वीरकांत और मानवीय संबंधों के बात वानवीज कहते हैं। इसको याद करने का तरीका मैं ये बता देती हूँ कि मानवीय, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मानवीय तो वानवीज वह दोनों में आता है, जबकि वीरकांत और मानसिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वानवीज मानवीय एक जैसा लग रहा है और वीरकांत और मानसिक दोनों डिफरेंट हो जाता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहा है कि सोशल एक्शन की बात मैक्स वेबर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये बात उठती है कि कुछ लोगों ने कहा कि हम इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय में रखेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि समन्वयात्मक संप्रदाय में रखेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र को हम एक कला की तरह मानेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान की तरह मानेंगे। तो यहाँ पे जो एक उधेड़-बुन लगी हुई थी उसमें सबसे सटीक एक वीर स्ट्रीट का विचार निकल के आता है और इन्होंने समाजशास्त्र की कुछ क्वालिटी बताई या विशेषताएं बताई या उसको कैटेगराइज उन्होंने किया कि हम समाजशास्त्र को एक ना तो प्योरली विज्ञान और ना ही प्योरली हम कला के रूप में रख सकते हैं, बल्कि इसकी अपनी खुद की एक क्वालिटी है। तो इस तरीके से इन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं जिसको कि आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में ये आता है। तो इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, इसकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ना कि एक फिलोसॉफिकल बातें या आइडियल बातें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे करेंगे, ऐसा कोई विज्ञान ये नहीं है, बल्कि हमें समाज में क्या वास्तविकता दिख रही है उसका ये अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो जब हम सिर्फ वास्तविकता का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें प्योरिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वो ये समाजशास्त्र जो है एक शुद्ध विज्ञान है, ना कि हम इसे व्यवहारिक विज्ञान कह सकते हैं कि इसमें हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है जो कि सामाजिक संबंधों पे आधारित होता है। तो इसलिए ये अमूर्त विज्ञान है, ना कि एक मूर्त विज्ञान है। यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने ज़रूर कहा है कि हम कोई एक जनरलाइज थ्योरी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है या ऐसा विज्ञान है जो कि एक जनरल थ्योरी दे ही नहीं सकता है या कोई सिद्धांत नहीं बना सकता है।
अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान दोनों ही है। तो ये तार्किक भी है और अनुभव सिद्ध भी है, तो इस प्रकार से दोनों कैटेगरी में वेस्टेज ने इसे रखा है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। तो दोस्तों लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को कंटेंट सारा बस एक ही साथ समझा दो, बल्कि आप लोगों को भी थोड़ा टाइम चाहिए कि जिसको आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग इसके अर्थ और क्षेत्र के बारे में समझे कि किस किस तरीके से किया गया है, विषय वस्तु आखिर में क्या है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। विभिन्न विचारकों ने इग्नू की सीरीज जो है, इग्नू की जो बुक है उसमें इसके अर्थ क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में क्या कहा है, उसको भी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो एक लेक्चर और समाजशास्त्र का अर्थ क्षेत्र एवं विषय वस्तु पे बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा उतनी ही ज़्यादा उन लोगों को भी हेल्पफुल होगा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए, और आप लोग जितनी इनर्जेटिक वे में आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी उतनी ही एनर्जी मिलती है अपने लिए कि हम कंटेंट तैयार करें और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। धन्यवाद।